हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और कुछ दिन पहले यूपीएस एयरलाइन फ्लाइट 2976 के साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। 4 नवंबर 2025 लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये फ्लाइट काफी लंबी होने वाली थी। तीनों इंजन की मदद से जल्द ही ये प्लेन टेक ऑफ स्पीड पर पहुंच गया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया। इस क्रैश की वजह से कई सारे घर भी आग के चपेट में आ गया। प्लेन में सवार सभी 3 लोग मारे गए। साथ ही साथ ग्राउंड में 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लोग घायल हैं और 16 लोग मिसिंग हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अब इसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुका है, तो आइए इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बोइंग MD-11 मॉडल के एक प्लेन में ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में फ्यूल डाला गया। इसके बाद इसे लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरना था। ये एक कार्गो फ्लाइट थी, इसलिए सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स ही प्लेन में सवार थे। प्लेन को उड़ा रहे दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस थे। कैप्टन के पास 8613 घंटों का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर के पास 9200 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। एक रिलीफ पायलट भी प्लेन में मौजूद थे। इनके पास 15250 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इतने एक्सपीरियंस पायलट की टीम होने के बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में सवाल खड़े कर देती है। प्लेन को रनवे 17R से टेक ऑफ परमिशन मिल गया। अब प्लेन रनवे पर रन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ स्पीड पर पहुंच गया। प्लेन का लेफ्ट इंजन यानी कि इंजन नंबर 1 उखड़कर पूरी तरह से अलग हो गया। इस रिपोर्ट में हम CCTV के कुछ इमेज देख सकते हैं। इमेज 1 में सब कुछ ठीक है। ये हवा में ऊपर उठ चुका है या उठने वाला है। प्लेन का नोज ऑलरेडी रनवे को छोड़ चुका है। अगले फ्रेम में हम इंजन को उखड़ते हुए देख सकते हैं। इसके उखड़ने के पैटर्न को भी हम नोटिस कर सकते हैं। ये आगे से ऊपर की ओर उठा है। इट मीन्स पीछे का ज्वाइंट टूटा होगा। प्लेन का इंजन पायलोन से अटैच होता है और इस पायलोन को विंग से अटैच करने के लिए 2 जगहों पर बोल्ट से फिट किया जाता है, एक अगले और एक पिछले भाग में। अब जाहिर सी बात है, पीछे का ज्वाइंट टूटेगा तभी इंजन ऊपर से आगे की ओर निकलेगा, और अगर आगे का ज्वाइंट टूट जाता तो शायद इंजन नीचे की ओर झुकता। अगली फोटो में हम देख सकते हैं आग की लपटों को। प्लेन के विंग से फ्यूल इंजन में जाता है और जब इंजन ही नहीं रहा तो फ्यूल में आग लगेगा ही। नतीजा यहीं से आग लगने की शुरुआत हो गई। पीछे हम स्मोक देख सकते हैं। मे बी प्लेन का और पार्ट्स भी टूटा हो। अगली इमेज में हम देख सकते हैं प्लेन का इंजन बहुत दूर चला गया है। विंग में पूरी तरह से आग फैल चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं। इस आग से अलग प्लेन के टेल में जो वर्टिकल माउंटेड इंजन होता है उसमें भी आग की लपटें दिखाई दे रही है। अगली इमेज में हम देख सकते हैं प्लेन का इंजन बहुत दूर चला गया है, लेकिन पिछले फोटो में जो अलग से आग जल रही थी अब वो बुझ चुकी है। लास्ट इमेज में हम एक बार फिर से देख सकते हैं टेल वाले इंजन के ठीक पीछे फिर से आग निकलकर बुझने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे रुक रुक कर टेल के इंजन में आग की लपटें निकल रही है। ऐसा होना इस बात का संकेत देता है कि प्लेन के टेल वाले इंजन में कंप्रेसर स्टॉल हो गया होगा। अब ये कंप्रेसर स्टॉल क्या होता है, तो देखो मैं इसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। जेट इंजन का बाहरी ब्लेड्स हवा को खींचकर अंदर की ओर सक कर लेता है। इसके बाद ये हवा कंप्रेसर में जाता है। इसके ब्लेड्स एयरफॉइल शेप का बना होता है। ये हवा को कंप्रेस करके कंबसन की ओर भेज देता है, जहां पर इस हवा के साथ फ्यूल मिक्स हो जाता है और यहीं पर होता है एक जोरदार धमाका। इस धमाके से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे पीछे का टरबाइन रोटेट करने लगता है और गर्म हवा तेजी से बाहर की ओर निकल जाती है और इस तरह से इंजन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि इंजन के ये ब्लेड्स एयरफॉइल शेप का होता है, ऐसा ही शेप प्लेन के विंग्स का भी होता है। आपने अक्सर मेरे वीडियोस में स्टॉल का नाम सुना होगा। प्लेन का विंग्स और सामने आ रही हवा के बीच का एंगल अगर जरूरत से अधिक बढ़ जाए या जरूरत से अधिक कम हो जाए, ऐसे केस में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है।
ऐसा ही स्टॉल हमें इंजन के ब्लेड्स में भी देखने को मिलता है। जब अनबैलेंस एयर अलग ही डायरेक्शन और स्पीड में इंजन में दाखिल होता है तो कंप्रेसर के ये ब्लेड्स हवा को ठीक से खींच नहीं पाते और हवा की मात्रा कम हो जाने के कारण ये कंप्रेस भी नहीं हो पाता। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कंप्रेसर स्टॉल कहते हैं। इसे आसान भाषा में कहें तो कंप्रेसर के ब्लेड्स और हवा का एक खास रिश्ता होता है। जिस तरह से पंखा तेज चलने से हवा भी तेज आती है, उसी तरह से इंजन का ब्लेड्स और हवा का स्पीड एक दूसरे के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हवा तेज है तो इंजन को भी तेजी से घूमना पड़ेगा और अगर हवा धीमी है तो इंजन को भी धीमा होना पड़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करता तो ऐसे केस में हमें कंप्रेसर स्टॉल देखने को मिलेगा, जिससे इंजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं घुस पाती। नतीजा कंबसन चेंबर में हवा की मात्रा कम हो जाती है और फ्यूल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर आग लगती है तब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण फ्यूल पूरी तरह से जल नहीं पाती और जलता हुआ फ्यूल इंजन से बाहर निकल जाती है और देखने वालों को लगता है कि इंजन में तो आग लग गई, जबकि ऐसा होता नहीं। इसी वजह से जो आग है वो रुक रुक कर बाहर निकल सकती है। मे बी इंजन नंबर 1 के डेब्रिज से टेल वाला इंजन डैमेज हो गया होगा। मे बी उसी वक्त वो इंजन भी सही तरीके से काम करना बंद कर दिया होगा। इट मीन्स उस समय प्लेन के तीनों इंजन में से 2 इंजन तो गया काम से, सिर्फ एक इंजन रनिंग कंडीशन में रहा होगा और एक इंजन की मदद से इस प्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार इंजन के साथ साथ पायलॉन भी उखड़ गया था। प्लेन शुरुआत में थोड़ा ऊपर उठा, ऑलमोस्ट 30 फीट ऊपर, जबकि ADS-B रडार का डेटा कुछ और ही दिखा रहा था। कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है। खैर, इसके बाद लेफ्ट लैंडिंग गियर UPS के ही वेयरहाउस को चीरते हुए आगे की ओर निकल गया। सामने स्टोरेज यार्ड 2 बिल्डिंग्स को तोड़कर आगे बढ़ा। पास में ही पेट्रोल रिसाइकलिंग फैसिलिटी भी थी। इस हादसे की वजह से वहां पर भी आग फैल गई। प्लेन का मलबा 3000 फीट के लंबे एरिया में फैल गया। ADC ने कहा कि टेक ऑफ एकदम नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ करते समय ये ऊपर उठ नहीं पाया। रिपोर्ट के अनुसार पायलॉन सहित इंजन उखड़ गया था और जब पायलॉन को देखा गया तो इसके पीछे का दोनों माउंट टूटकर अलग हो चुका था। इसमें जो बेयरिंग फिट होता है, देखिए उसका भी क्या हाल हो चुका है, जबकि इसे इस तरह से होना चाहिए था। ये बेयरिंग भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वहीं पीछे वाला तो टूटकर अलग ही हो चुका है। ये रिपोर्ट साफ साफ दिखा रहा है कि मेंटेनेंस में कितनी लापरवाही हुई होगी, इसलिए मेंटेनेंस की भी जांच किया गया। नॉर्मली इस पायलॉन की तो कई बार जांच हो चुकी थी, लेकिन ये सारी जांच विजुअली किया गया, यानी कि इंजन के चारों ओर घूमकर देख लिया गया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब इस तरह की गड़बड़ी बाहर से देखने से तो दिखेगा नहीं। यही वजह है कि ये डैमेज पायलॉन कभी भी इंस्पेक्शन में नजर नहीं आया। इसके अलावा UPS के मैनुअल के अनुसार 72 महीनों के इंटरवल में इस पायलॉन के लिंक्स को डिटेल में इंस्पेक्शन करना था। लास्ट टाइम इसका इंस्पेक्शन साल 2021 में अक्टूबर महीने में किया गया था। मेंटेनेंस मैनुअल के अनुसार विंग्स और पायलॉन के ज्वाइंट्स का जो डिटेल इंस्पेक्शन करना था, उसे ऑलमोस्ट 29,000 और 28,000 साइकिल को कंप्लीट करने के बाद किया जाना था। इट मींस इतनी बार प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा तब जाकर इसके पायलॉन और विंग्स के ज्वाइंट्स की जांच की जानी थी। और अभी तक इस फ्लाइट ने 21,043 साइकिल पूरा कर लिया था, यानी कि लगभग 7-8 साइकिल बचा हुआ था। इट मींस इंजन के इन ज्वाइंट्स ने समय से पहले ही धोखा दे दिया, वो टूटकर अलग हो गया। अब सवाल ये आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो जाहिर सी बात है प्लेन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी बोइंग है। पास्ट में कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आया है जो ये दावा करते हैं कि कई बार बोइंग पुराने पार्ट्स को भी फिट कर देते थे। ऐसे में समय से पहले वो पार्ट्स तो फेल हो ही जाएगा। एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, इसका आना अभी बाकी है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। आखिर इंजन में इतना प्रेशर कैसे पड़ा कि इसका ज्वाइंट ही टूटकर अलग हो गया? क्या इसके इंजन में कुछ खराबी थी या इसके ज्वाइंट में प्रॉब्लम था? प्लेन का वेट भी ऑलमोस्ट टेक ऑफ वेट के बराबर था। क्या सच में इंजन नंबर 3 जो प्लेन के टेल में लगा था वो भी कंप्रेसर स्टॉल में चला गया था? क्या वो भी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था? क्या एक साथ 3 में से दोनों इंजन डेड हो चुका था? इन सारे सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स सही कंडीशन में रिकवर हो चुका है और सारे डेटा को डाउनलोड भी किया जा चुका है और इस पूरे केस को NTSB छानबीन कर रहे हैं।
फिलहाल MD-11 और 11F को उड़ान भरने से रोक दिया गया है जब तक कि इन मॉडल्स के सारे प्लेन्स की जांच ना कर लिया जाए। इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जो असल वजह है क्रैश की वो तो पता चल चुका है, बस छोटी छोटी डिटेल्स का आना अभी बाकी है। इसे कहते हैं परफेक्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। हमारे इंडिया के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी AAIB को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से रिपोर्ट बनाया जाता है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।